ये बड़ी खबर, अखिलेश यादव ने किया है मायावती का धन्यवाद। आभार जताने के लिए धन्यवाद किया है अखिलेश यादव ने, लेकिन अब कोई आभार भी नहीं लेता, ये भी कह रहे हैं अखिलेश यादव। जानिए बड़ी बात है अखिलेश यादव ने क्या कही है। कह रहे हैं कि इसके पीछे बीजेपी की चाल है, जो खुशी अपनी जाहिर कर रही हैं, आभार व्यक्त कर रही हैं, समर्थन देने के लिए मायावती, उस पर बीजेपी की चाल बता रहे हैं अखिलेश यादव। बीजेपी किसी को साथ नहीं आने देना चाहती है, ये कहना है अखिलेश यादव का। बीजेपी के विधायक ने मायावती के खिलाफ एक टीवी शो में डिबेट के दौरान टिप्पणी की थी, जिसके बाद मायावती का समर्थन उनके बचाव में उतर आए थे और कार्रवाई की मांग करने लगे थे अखिलेश यादव। और फिर मायावती ने धन्यवाद दिया था अखिलेश यादव का। लेकिन देखिए इसके पीछे साजिश बता रहे हैं अखिलेश यादव और कह रहे हैं कि बीजेपी ही चाल कर रही है इसके पीछे। हमारा और समाजवादी पार्टी का कहीं किसी तरीके का किसी का अपमान होगा, अपमान नहीं होने दिया जाएगा, उसके लिए आवाज़ हमेशा उठाते रहेंगे। उन्होंने आभार दिया था, आभार के लिए मैं उनका धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि राजनीतिक परिस्थितियां ऐसी हैं कि अब तो कोई आभार भी स्वीकार नहीं करना चाहेगा और धन्यवाद भी स्वीकार नहीं करना चाहेगा। मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसमें भारतीय जनता पार्टी की भी चाल लग रही है। नहीं, आभार के बाद फिर स्टेटमेंट बदल गया है क्या? कोई नहीं, इसमें मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की भी कहीं चाल है। भारतीय जनता पार्टी कहीं भी किसी के साथ किसी को आने नहीं देना चाहते हैं, और सच्चाई तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग कभी भी पीडीए के परिवार के लोगों का सम्मान नहीं करते हैं, दिल से, मन से। तो अखिलेश यादव को आप सुन रहे थे। देखिए बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने कांग्रेस पर बड़ा हमला किया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने कांग्रेस पर वार किया और उन्होंने पूछा कि समाजवादी पार्टी ने 1995 में मुझ पर हमला करवाया था, तब 1995 में कांग्रेस पार्टी कहां थी? कांग्रेस पर इसकी वहीं मायावती ने राजनीति से संन्यास की खबरों को भी गलत बताया है। उन्होंने कहा है कि एक साजिश के तहत उनके बारे में इस तरह की अफवाहें फैलाई जाती हैं। तो इस समय उत्तर प्रदेश की राजनीति में मायावती काफी ज्यादा सुर्खियों में बनी हुई हैं। एक तरफ अखिलेश यादव उनका बचाव करते हैं और इसका धन्यवाद अदा करती हैं मायावती अखिलेश के लिए, लेकिन अखिलेश का धन्यवाद करने के साथ साथ, समाजवादी पार्टी का धन्यवाद अदा करने के साथ साथ कांग्रेस पार्टी पर सवाल खड़े करती है और 1995 में जो उनके साथ कृत्य हुआ था उसकी याद दिलाती हैं। उसके लिए कहती हैं कि क्यों नहीं सवाल उठाए गए, तब कहां थी कांग्रेस पार्टी? आपको बताएं कि बीजेपी और समाजवादी पार्टी की तरफ से भी इस पर प्रतिक्रिया आई है। दलित समाज आदरणीय अखिलेश यादव जी में काशीराम जी की तस्वीर देखता है। बहन जी की कुछ जो भी मजबूरी हो, हम उनका आदर सम्मान करते हैं। लेकिन जो आज सबसे बड़ी लड़ाई है, इतिहास में लिखा जाएगा कि जब बाबा साहब का दिया हुआ संविधान खत्म किया जा रहा था, जब आरक्षण पे हमले हो रहे थे, जब अनुसूचित वर्गों के सभी जो अधिकार हैं उस पे हमले हो रहे थे, तो आदरणीय अखिलेश यादव जी, समाजवादी लोग, अलायंस के लोग, बीजेपी आरएसएस के खिलाफ लड़ रहे थे। राजनीतिक दल वामी, कांगी, लिबरल, अगर इनका चरित्र देखेंगे तो दोहरापन साफ नजर आता है। फिलिस्तीन के मुद्दे पे आंसू बहाते नजर आते हैं। बांग्लादेश में जब मंदिर तोड़े जाते हैं, हिंदुओं पर हमले होते हैं, दुकानें लूटी जाती हैं, बलात्कार होते हैं, तो इनके मुंह में जबान नहीं नजर आती है, चुप्पी साध लेते हैं। और ये बात सत्य है, भारत का धर्म सनातन धर्म है और जो धर्मनिरपेक्षता है वो इसीलिए हिंदुस्तान में है कि यहाँ का धर्म सनातन है, यहाँ के बहुसंख्यक हिंदू हैं। और आगे बढ़ते आपको बताते हैं, आगरा से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा संदेश दिया है। बांग्लादेश जैसी गलती ना करें, मुख्यमंत्री ने बड़ी बात कही है। बटेंगे तो कटेंगे। साथ ही कहते हैं कि एक रहें,
नेक रहें। राष्ट्र से बढ़कर कुछ भी नहीं है। एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। मुख्यमंत्री ने आगरा में ये बड़ी बातें कही हैं। बहनों और भाइयों, राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। आप देख रहे हैं ना, बांग्लादेश में देख रहे हो ना, तो वो गलतियां यहां नहीं होनी चाहिए। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे और समृद्धि की पराकाष्ठा को पहुंचेंगे। हमें विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने के लिए कार्य करना है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी बयान सुर्खियों में है। इसे लेकर बीजेपी और समाजवादी पार्टी की क्या प्रतिक्रिया सामने आई है, सुनाते हैं आपको। नजीब की पार्टी के लोगों को मारा जा रहा है, हमारे हिंदू भाइयों पे हमले बढ़ रहे हैं। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि वहां पे एक धार्मिक कट्टरपंथ सरकार धीरे धीरे आ रही है। तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी को सोचना चाहिए कि आप भारत की सरकार को जिस कट्टरपंथ के रास्ते पर ले जा रहे हो, आप कहते हैं फ़लस्तीन के बारे में। फ़लस्तीन की लड़ाई मजहब की लड़ाई नहीं है। फ़लस्तीन की लड़ाई साम्राज्य के खिलाफ की लड़ाई है। विभाजनकारी बातें करना बहुत आसान है और देश में बहुत सारे नेता ऐसे हैं जो जानबूझ करके विभेद उत्पन्न करने के लिए, विभाजन की भावना उत्पन्न करने के लिए बयान देते रहते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने देश को एकता के सूत्र में बांधने की एक बहुत सकारात्मक बात कही है कि पूरे देश के नागरिक एक होकर के रहें, वरना देश विखंडित हो जाएगा। वहीं आपको बताएं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान पर संतों ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। तो ठीक बात कहा है योगी जी ने। बांग्लादेश ज्वलंत हम लोगों के सामने उदाहरण है कि जिस प्रकार से हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, वो दिन दूर नहीं है कि जब हिंदू संगठित होकर के और अपने धर्म और अपनी मर्यादा को नहीं समझेगा तो आने वाला समाज निश्चित रूप से बट जाएगा, कट जाएगा और उसको भी इसी प्रकार से परेशान होना पड़ेगा। निश्चित ही जो बांग्लादेश में आज हिंदुओं के साथ घटना घटित हो रही है, अगर भारत का 100 करोड़ हिंदू एकजुट हो जाए तो विश्व भर में फैले हिंदू सनातनी सुरक्षित हो जाएंगे और संरक्षित हो जाएंगे। किसी की हिम्मत नहीं है कि उनकी बहन बेटियों की तरफ उंगली उठाकर कोई आंख उठाकर देख ले। लेकिन विश्व भर में फैले अनेकानेक मत मजहब पंथ के अनुयायियों को ये पता है कि भारत जो हिंदुओं की उत्पत्ति स्थल है, वो स्वयं अपने ही देश में एकजुट नहीं है। देश भर में आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी की धूम है। मथुरा, वृंदावन से लेकर देश के हर कोने में राधा कृष्ण का मंदिर सज चुका है। मंदिरों में सुबह से श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी गई है। इस बार देखिए जन्माष्टमी पर द्वापर युग जैसा दुर्लभ संयोग बन रहा है। ये 8 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाती है आज सुबह से किस तरह से मंदिरों में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की धूम है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं श्रद्धालुओं में कितना उत्साह है। श्रद्धालु नाच गाकर, ढोल डमरू बजाकर अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं। ये 8 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। मथुरा में उत्साह सज चुके हैं मंदिर। भगवान की आरती में लीन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आज सुबह नजर आए। भक्तों में आप देख रहे हैं नाचने गानों का कितना जबरदस्त उत्साह है। आस्था का सैलाब इस समय आस्था की नगरी अयोध्या में उमड़ा हुआ है। देश विदेश के पर्यटक यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। बाजारों में रौनक बढ़ी हुई है। सब अपने बाल गोपाल को सजाने के लिए, लड्डू गोपाल को सजाने के लिए साज सजावट का सामान खरीद रहे हैं। पूरी तरह से आप कह सकते हैं मथुरा इस समय कृष्णमय हो रखी है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लखनऊ में पूजा अर्चना की है। अखिलेश यादव राधा कृष्ण मंदिर गए और आरती की।
में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल हो रहे हैं लखनऊ में, लेकिन आज सुबह की पूजा में शामिल हुए हैं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव। लखनऊ से तस्वीरें हैं जहां पूजा में शामिल हुए। राधा कृष्ण मंदिर पहुंचे थे समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष, राधा कृष्ण के मंदिर पहुंचे अखिलेश यादव। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस बयान पर जो उन्होंने आगरा में दिया है, उसमें पूर्व सीएम और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने तंज कसा है और कहा है कि वो पीएम बनना चाहते हैं। अखिलेश ने कहा है कि ये काम पीएम का है, भारत सरकार का है। उन्होंने कहा है कि मुझे उम्मीद है कि दिल्ली वाले इन्हें समझाएंगे। प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, कम से कम प्रधानमंत्री का रोल उन्हें नहीं प्ले करना चाहिए। ये काम प्रधानमंत्री जी का है, भारत सरकार का है कि दुनिया में किस देश के साथ कैसे संबंध रखना है। ये पहली बार नहीं मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी पहले भी कह चुके हैं। मुझे उम्मीद है कि दिल्ली वाले इन्हें समझाएंगे कि दिल्ली वाले फैसलों पर वो हस्तक्षेप न करें। तो सुबह मंदिर पहुंचे अखिलेश यादव ने मीडिया से बातचीत में ये बातें कही हैं। आगे बढ़ते आपको बताते हैं कि यूपी में लागू हो सकती है नई पेंशन स्कीम। केंद्र की तर्ज पर स्कीम लागू करने की तैयारी यूपी सरकार की भी है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम लाने पर अब इस समय मंथन चल रहा है। ये बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। वित्त विभाग ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम पर मंथन शुरू कर दिया है। राज्य के करीब 17 लाख कर्मचारियों को मिलेगा लाभ इसका। सीएम योगी ने नई स्कीम की सराहना की थी और अब मंथन किया जा रहा है कि वित्त विभाग ने यूपीएस पर इस पर उत्तर प्रदेश में मंथन शुरू कर दिया है। वहीं यूपी सरकार में मंत्री दयाशंकर सिंह ने इसे लेकर कहा है कि यूपी में बहुत जल्द ही यूपीएस को लागू करने पर काम किया जाएगा। देखिए, नई पेंशन नीति जो लागू हुआ है, इसके लिए प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत आभार है कि इससे हमारे करोड़ों जो कर्मचारी हैं उनको इसका बहुत लाभ मिल रहा है और कर्मचारी संगठनों ने भी इसके लिए बहुत स्वागत किया है और मैं फिर पुनः इसके लिए प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। वो केवल विरोध करना विपक्ष का काम है ही, उनको सभी चीजें याद आती है, तो इसलिए इन लोगों को कोई नकारात्मक मानसिकता से काम करते हैं। जो फैसला हुआ है बहुत स्वागत योग्य है। उत्तर प्रदेश तो सबसे पहले करेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसकी जो है खुद जो है माननीय प्रधानमंत्री जी को इसके लिए धन्यवाद दिया। और आगे बड़ी बात करेंगे योगी वर्सेस अखिलेश की कि क्यों ये इस तरह से इस समय उत्तर प्रदेश की सियासत में योगी वर्सेस अखिलेश हो रहा है। देखिए, जिस सीट पर सीएम योगी की खास नजर है, अब उस सीट पर बीजेपी को हराने की रणनीति खुद अखिलेश यादव बना रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। वैसे तो उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं, लेकिन जिस सीट पर सबकी नजर है वो है अयोध्या की मिल्कीपुर और अंबेडकर नगर की कचहरी, जहां बीजेपी की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। तो समाजवादी पार्टी के लिए साख का सवाल है ये सीटें। कौन थे इसके पीछे जो अयोध्या को बदनाम कर रहे थे? और ये अयोध्या को बदनाम करने वाले वही लोग हैं जिन लोगों ने अयोध्या में राम भक्तों पर गोलियां चलाई थी, जिन लोगों ने अयोध्या को लहूलुहान किया था। दरअसल इन दोनों सीटों पर बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच आमने सामने की टक्कर। एक तरफ समाजवादी पार्टी ने जहां पूरी ताकत झोंक रखी है, लखनऊ में बैठक और मंथन का दौर जारी है, तो दूसरी तरफ इन दोनों सीटों की जिम्मेदारी खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संभाले हुए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इन दोनों सीटों पर न सिर्फ नजदीक से नजर बनाए हुए हैं, बल्कि बैक टू बैक 3 बार दौरा भी कर चुके हैं। अयोध्या और अंबेडकर नगर जिलों की समीक्षा बैठक समाजवादी पार्टी कार्यालय पर आज हुई। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस बैठक को संबोधित किया है। कुल मिलाकर के 500 से ज्यादा पदाधिकारी इन 2 जिलों से बुलाए गए। खास तौर पर कटहरी और मिल्कीपुर को लेकर के इस समीक्षा बैठक में न सिर्फ बातचीत की गई है, बल्कि पार्टी ने इस बात का आश्वासन चाहा है कि तमाम पदाधिकारी इन दोनों सीटों को लेकर के ज्यादा मेहनत करेंगे।
फैजाबाद लोकसभा सीट हारने के बाद बीजेपी चाहती है कि इस उपचुनाव में मिल्कीपुर विधानसभा जीतकर विपक्ष के भ्रम को दूर किया जाए और शायद यही बड़ी वजह है कि बीजेपी के संगठन और बड़े नेता लगातार मिल्कीपुर पर न सिर्फ नजर बनाए हुए हैं बल्कि पूरे जोश के साथ इस सीट को जीतने का समीकरण सेट कर रहे हैं। वैसे जातीय समीकरण की बात करें तो मिल्कीपुर और कटेहरी की राह इतनी भी आसान नहीं। यहाँ सबसे ज्यादा 65,000 यादव मतदाता हैं। इसके बाद पासी वोटर करीब 60,000 हैं। गैर पासी दलित 50,000 और मौर्य 8,000। मुस्लिम मतदाताओं की संख्या 35,000 के करीब है। ब्राह्मण 50 और ठाकुर 25,000 वोटर हैं। चौरसिया 15,000, पाल 8,000 वोटर हैं। इस तरह मिल्कीपुर विधानसभा सीट के सियासी समीकरण को देखा जाए तो यादव, पासी और ब्राह्मण तीनों जातियों के वोटर अहम भूमिका में नजर आएंगे। जो चुनाव हैं 10 विधानसभा सीटों के चुनाव हैं, लेकिन 2 सीटें खासतौर से बड़ी अहम हो जाती हैं, मिल्कीपुर और कटेहरी, क्योंकि ये अयोध्या के एक मिल्कीपुर तो अयोध्या की ही हिस्सा है और कटेहरी अंबेडकर नगर से है, लेकिन वो जुड़ा हुआ है। तो यहाँ से चूंकि पहले भी बीजेपी ने जब राम जन्मभूमि वाला मुद्दा उठाया था, उसके बाद से इस जगह को उसका बड़ा सांकेतिक महत्व हो जाता है। हिंदुत्व की जो उनका प्रयोग था उस पर बड़ा डेंट लगा जब आम चुनाव के नतीजे आए और ये सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में दर्ज हो गई। तो बीजेपी की पूरी कोशिश है कि फिर से इन सीटों को हासिल करना। समाजवादी पार्टी इस सीट पर यादव मुस्लिम पासी समीकरण के सहारे जीत दर्ज करती रही है, तो बीजेपी सवर्ण वोटों के साथ दलित वोटों को साध कर जीतने में कामयाब रही। मिल्कीपुर सुरक्षित सीट होने के बाद से 2 बार सपा जीत चुकी है, जबकि एक बार बीजेपी ने यहाँ कब्जा जमाया है। अब उसी सीट पर इस बार सीएम योगी और अखिलेश यादव आमने सामने हैं। इस बात को समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी बखूबी समझती है कि इस उपचुनाव से सरकार के बनने और बिगड़ने पर कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन 2027 के चुनावी आईने पर से पर्दा जरूर उठ जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी का ऐलान हो चुका है। अजीत प्रसाद को अखिलेश यादव ने उम्मीदवार बनाया है। यानी अजीत प्रसाद अब पिता अवधेश प्रसाद की सीट पर चुनाव लड़ने वाले हैं। इस पर अवधेश प्रसाद ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। मिल्कीपुर का चुनाव यूँ तो बाई इलेक्शंस जो है 10 हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव को राष्ट्रीय चुनाव मानकर चुनाव लड़ रही है। देवतुल्य मतदाताओं ने इस बात का संदेश पूरे देश और दुनिया में दिया है कि इस देश में अब धर्म पर आधारित राजनीति नहीं चलेगी। चुनाव मुद्दों पे नहीं है, मुद्दे तो पहले से ही भाजपा के खिलाफ थे। भाजपा सरकार शासन प्रशासन के दम पर बेईमानी करना चाहती है, उस बेईमानी को रोकने का संघर्ष है, यही चुनाव है। जब पार्टी घोषणा करती है तो सार्वजनिक रूप से करती है। और आज की मीटिंग के बारे में, मिल्कीपुर के बारे में, मिल्कीपुर के सारे लोग आए हुए हैं जो मीटिंग में थे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज पिथौरागढ़ के गंगोलीहाट क्षेत्र के दौरे पर हैं। हेलीपैड पर सीएम धामी का कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया है। उसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रसिद्ध महाकाली मंदिर पहुंचे हैं, जहां सीएम ने मां काली की पूजा अर्चना और प्रदेशवासियों की सुख शांति की कामना की है। सीएम धामी कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव में शिरकत करें। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने गैरसैंण स्थायी राजधानी को लेकर बड़ा बयान दिया है। न्यूज़ 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री रहते हुए गैरसैंण को राज्य की राजधानी घोषित करना चाहिए, स्थायी राजधानी बनाना चाहिए, लेकिन विजय बहुगुणा समेत कांग्रेस को छोड़कर जाने वाले नेताओं ने इसका विरोध किया और वो चाहकर भी गैरसैंण को स्थायी राजधानी घोषित नहीं कर सके। आपने कहा है कि गैरसैंण को आप स्थायी राजधानी घोषित करना चाहते थे, कौन लोग थे जिन्होंने आपको रोका? कौन लोग थे वो लोग, जरा बताइए। सबको मालूम है, जिन लोगों ने 2016 में सरकार गिराने की साजिश की और गिराई, राष्ट्रपति शासन लगवाया
और हम जो हमारे बढ़ते हुए कदम थे गैरसैंण की दिशा में, उन कदमों पर ब्रेक लगाने का काम किया। श्री विजय बहुगुणा के नेतृत्व में जो लोग गए उस समय सरकार से बाहर, वो सब लोग जो है हैं जिन्होंने हमको राजधानी बनाने के कदम नहीं उठाने दिया। यहाँ तक कि हम समय पर सचिवालय भवन नहीं बना सके, निर्माण शुरू नहीं क्या करवा कहा सर इन लोगों ने उस समय आपसे? किस तरीके का प्रेशर आप पर बिल्डअप किया उस समय? इनको ये लगा कि जिस तरफ हरीश रावत सरकार को लेकर के चल रहे हैं और जिस तरीके से सरकार चल रही है, यदि ये स्थिति रही तो अब इनके मन में क्या था ये तो वो जाने, लेकिन इन्होंने जो है उस समय सरकार को गिरवा करके राष्ट्रपति शासन लगवा करके राज्य को जो है स्थायी मतलब गैरसैंण को राजधानी बनने से रोका। और सर ये बताइए कि आप और आइए बढ़ते हैं आगे गुजरात से खबर, जहां कच्छ में भारी बारिश के बाद सड़कों पर सैलाब देखा गया है, जिसके बाद सड़कों पर कई फीट जो पानी की तस्वीरें आप देख रहे हैं, पूरी की पूरी गाड़ी पानी में समाती हुई नजर आ रही है। लोगों को भारी परेशानी हो रही है। सैलाब के अंदर कार जो फंसी हुई है, उस कार में सवार लोग भी आप देख सकते हैं जिन्हें बाहर निकालना सोशल मीडिया पर डाला, ये वीडियो वायरल हो गया। बलूचिस्तान में 23 लोगों की हत्या कर दी है। लोगों को बस और ट्रक से उतारकर गोलियों से भूना गया है। तस्वीरें आप देख रहे हैं। बड़ी खबर पाकिस्तान से। पहले लोगों से पहचान पूछी गई, इसके बाद उन्हें गोली मारी गई।